चलिए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। पिछले महीने प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली से कानपुर और फिर कानपुर से लखनऊ तक की यात्रा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जल्द ही फिर से सूबे का रुख कर सकते हैं। इस बार राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अगस्त माह में 3 दिनों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर रेलवे सहित कई विभागों के बीच तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त तक है। राष्ट्रपति भवन से उनकी यात्रा को लेकर सूचना दी गई है। हालांकि अभी कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। संभावित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति विशेष विमान से 27 अगस्त को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आएंगे और यहां से राष्ट्रपति अगले दिन 28 अगस्त को गोरखपुर के लिए जाएंगे। गोरखपुर में राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का उद्घाटन भी राष्ट्रपति करेंगे। देर शाम राष्ट्रपति लखनऊ वापस लौटेंगे और अगले दिन 29 अगस्त को लखनऊ से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से वो अयोध्या की यात्रा पर जाएंगे। राष्ट्रपति अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा उनका वहां पर कई विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। लखनऊ के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई को राजधानी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से हजरतगंज के लिए वो प्रस्थान करेंगे, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग हजरतगंज के सामने स्थापित स्वर्गीय लालजी टंडन की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है कि अनावरण कार्यक्रम के बाद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी रक्षा मंत्री जानकारी लेंगे। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से कांवड़ संघों की तरफ से यात्रा स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दी है। तो वही राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर दोनों राज्यों से रोक के बाद किया है। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश और प्रदेश में लोगों का जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे साल रद्द करने का फैसला करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद पर भी सख्ती रखने का निर्देश दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में यह कहा कि प्रदेश में 21 जुलाई को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी जगह पर 50 या इससे अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र उन्होंने वितरित किए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में योगी और नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच संवाद भी हुआ। इस मौके पर युवा कल्याण और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी यहां मौजूद रहे। ये योगी सरकार के मिशन रोजगार की कड़ी में इस नियुक्तियों को बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिनहाज के मोबाइल का डेटा लखनऊ फॉरेंसिक लैब में रिट्रीव नहीं हो पाने पर मोबाइल हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। दरअसल एटीएस छापेमारी के दौरान मिनहाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। एटीएस को मिनहाज के मोबाइल से आतंकियों के नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। एटीएस से मोबाइल से कई अहम जानकारियां एटीएस को मिल सकती है। वहीं कस्टडी रिमांड के दौरान सबूत जमा करने के लिहाज से मिनहाज और मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। और अब बात जान लेती जहरीली शराब की।
यूपी में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी जहरीली शराब का धंधा थम नहीं रहा है। भले ही इस जहरीले शराब से लोगों की मौतें ही क्यों ना हो रही हो, हाल ही में अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बदायूं में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। वहीं कुशीनगर जनपद से ही आज हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी है। लोग झोले और बोरे में भरकर शराब की शीशियों को ले जा रहे हैं और यकीन ना हो रहा हो तो आप इस रिपोर्ट के जरिए इस बात को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी जहरीली शराब का धंधा थम नहीं रहा है। हाल ही में अलीगढ़ में हुए शराब कांड को लोग भूले भी नहीं थे कि बिहार से सटे हुए कुशीनगर से जो खबर सामने आई वो आपके होश फाख्ता कर देगी। इन दिनों कुशीनगर जो शराब तस्करों के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है, यहाँ आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं। कुशीनगर के गांव पथरवा से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में हरियाणा ब्रांड की हाई स्पीड अंग्रेजी शराब काफी मात्रा में मिली और इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ ऐसे जुटी जैसे अमृत हो और लोग अमृत समझकर झोले और बोरे में भरकर रफूचक्कर होने लगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जहर है जिसे पीने से उनकी जान भी जा सकती है। और जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब को कब्जे में लिया और कहा, गन्ने के खेत में शराब मिलने का प्रकरण संज्ञान में आया है। ये शराब किसके द्वारा और कहां से ले आकर के गन्ने के खेत में रखी गई है, इसकी विस्तृत रूप से जानकारी की जा रही है तथा उपरोक्त प्रकरण की विस्तृत रूप से जांच हेतु सीओ तमकुही राज को बताया गया है। इसमें जिस किसी का भी दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, कार्रवाई होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कब होगी, क्योंकि ये कोई पहली दफा तो है नहीं। इससे पहले साल 2019 में जहरीली शराब पीने के चलते जनपद के 10 लोगों की जान चली गई थी। जहरीली शराब का ये तांडव सिर्फ कुशीनगर में नहीं मचा, बल्कि सूबे के अन्य कई जिलों में इसका कहर बरपा है। सिलसिलेवार तारीख दर तारीख समझिए। 8 जनवरी बुलंदशहर में जहरीली शराब से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 26 फरवरी महोबा जिले में जहरीली शराब से 5 लोग मौत की नींद सो गए। 17 मार्च प्रयागराज में जहरीली शराब ने 9 लोगों की जान ले ली। 22 मार्च चित्रकूट जिले में जहरीली शराब से 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 1 अप्रैल प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से 6 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। 12 मई आजमगढ़ में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत हो गई। 28 मई अलीगढ़ में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और फिर हमेशा की तरह उस वक्त भी मुआवजे की मांग और दुख व्यक्त किया गया, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। शराब तस्करों के मन में प्रशासन का खौफ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, जो साफ तौर पर प्रशासन की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। आपको जानकर ताज्जुब हो सकता है, लेकिन ये सच है कि पूरा का पूरा कैरा सुजान थाना कई बार शराब तस्करी के मामले में नप चुका है। खैर, जिस क्षेत्र के जिम्मेदार ही जिम्मेदारी की खैर खबर न लेते हो, वहाँ के क्षेत्रीय लोग कैसे होंगे? वो इस तस्वीर को एक बार फिर देखकर यकीन कर लीजिए। गांव वालों ने जमकर शराब की लूट मचाई और गांव वालों ने जब शराब लूटी, झोले में भर भर कर घर लेकर चले गए। तब प्रशासन हरकत में आया और फिर से कोई जहरीली शराब का कांड ना हो जाए, इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करने लगे कि शराब ना पी जाए। लेकिन इस अपील के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस अपील की नौबत तो आई ही क्यों?
अरे साहब, काम तस्करों पर अंकुश लगाने का करते तो शायद आज ये दिन ना देखने को मिलता। इस तस्करी को तो पहले भी रोका जा सकता था। जनता टीवी के लिए कुशीनगर से प्रमोद और डेस्क से आंचल कादयान की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के पास धरना प्रदर्शन किया था। वहीं आज SCERT कार्यालय पर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस दौरान कई अभ्यर्थियों को गंभीर रूप से चोटें भी आई। बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी की तो रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। घायलों को हजरतगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में अपहरण का मामला सामने आया है। गांव कठोतिया में 5 बदमाश गाड़ी से आए और असलहा लहराते हुए घर में घुस गए और 16 साल की किशोरी को उठाकर ले गए। बहन के विरोध करने पर उसे मारपीट करते हुए घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संभल में मानसून की पहली बारिश आफत लेकर आई। तेज बारिश के कारण कच्चा मकान गिरने से मलबे में दबकर एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वही महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हमीरपुर में अजीबोगरीब एक मामला सामने आया। दरअसल इस साल बारिश ना होने की वजह से किसान की जो खरीफ की फसल है वो नहीं बो सके और ऐसे में किसानों ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया है। किसानों ने गाय, कुत्ते, बंदरों को भोज करवाया। किसानों को लगता है कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वो बारिश कर देंगे। वही खेतों में बुआई बक्सराई करते हुए फसल वो बो सकेंगे और फिर से एक बार उनकी फसल लहलहाती हुई उनको दिखाई देगी। कारण कुछ नहीं, केवल ये है कि ये गऊओं के लिए और कुत्तों के लिए ये है कि बूढ़े बुजुर्ग कह गए थे कि ऐसा करने से पानी आनी जैसे है तो बरस जाता है। फसल बोने को पड़ी है, पानी नहीं बरस रहा है। अच्छा, कौन कौन सी फसलें बोने को पड़ी हैं? सब उड़द है, मूंग है, ज्वार बोई जाती थी, तिली बोई जाती थी, ये सब सारी फसलें हैं। कुत्तों के लिए और गौ माताओं के लिए बनाई, इसलिए बनाई कि उस समय हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बोलते थे कि कुछ करने से कुछ मिलता है, इसलिए बारिश भी नहीं हो रही। बरसात का सीजन चल रहा है, फसल लोगों की सूख रही है। गऊ है ये चद्दर पे टोकरे खाते घूम रहे हैं। कुत्तों के हाथ पैर है नहीं, वो अपने मन से मांग सकते नहीं, इसलिए हम लोग ये सब एकत्रित करके सब लोग के सहयोग से ये लोग करते हैं। बिजनौर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि क्षेत्र के उलेमा और धर्म गुरुओं सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में उलेमाओं ने सभी से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार त्योहारों को मनाने के लिए अपील की है। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी ईद के त्योहार में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना वो सुनिश्चित करें। नमाज के लिए जैसे विगत वर्ष हुआ था वैसे ही होगा। जो प्रोटोकॉल है, एक साथ धार्मिक स्थल में 5 लोगों का प्रवेश मान्य है परिसर में, वही आदेश अब भी कंटिन्यू। ये कितने दिन चलेगा सर? अब कितने दिन चलेगा ये तो जिस हिसाब से कोविड का प्रकोप रहेगा वैसे ही मानक होगा। मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। दरअसल नगर निगम की लापरवाही के चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खान के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया गेट कूड़े के ढेर में तब्दील हो रहा है और गल शहीद चौराहे इलाके के ईदगाह रोड पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खान को अंग्रेजों ने पहले गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें
पेड़ के फंदे से लटका दिया गया था। नवाब मंजू खान की याद में नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर गल शहीद चौराहे पर उनकी याद में इस गेट का निर्माण करवाया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते गेट आज कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मंजू खान साहब की कब्र जो है यहीं पर गल शहीद पर है, इसलिए बोर्ड लगवाया गया था कि ताकि जो लोग आना चाहें उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहें, उनके कब्र पर आकर फातिहा पढ़ना चाहें, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें, इसलिए बोर्ड लगवाया गया था खास तौर से कि नवाब मंजू खान की याद हमेशा ताज़ा रहे। मगर नगर निगम ने हमेशा यही किया कि कभी भी सौतेला बर्ताव होता है। इस मुरादाबाद शहर के देख लीजिए कि आज जो सिविल लाइन्स का इलाका है तमाम चीज़ें वहाँ लग गई, मगर ये गल शहीद रोड के जहाँ पर इस रोड को कम से कम 40-50 हज़ार आदमी रोज शहर के एंट्री करते हैं। सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मंडी चौक का इसी रास्ते पर है, मगर नगर निगम कोई छूट नहीं ले रही है। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल चेकिंग के दौरान संदिग्ध कैंटर से 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब बरामद हुई है। अवैध शराब को दरअसल फोम में छुपाकर खपाने के लिए ले जाया जा रहा था और चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस गाड़ी जब्त कर रजिस्ट्रेशन के आधार पर अब जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र खंदौली में एक संदिग्ध अवस्था में एक कैंटर को पकड़ा गया है। उसमें शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। जो शराब की पेटियां थी उसको चारों तरफ से फोम से छुपाया गया था। जो शराब की पेटियां हैं कुल 150 पेटी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 से 10 लाख बताया जा रहा है। इसमें जो ड्राइवर था वहाँ मौके से फरार हो गया है, अभी वहाँ पर मिला नहीं है। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे उसके मालिक की जांच की जा रही है और इसमें और भी पहलू पे जांच करके जो भी सामने आएगा उस पे। यूपी पुलिस के साइबर सेल के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लखनऊ साइबर सेल ने देश के सबसे बड़े साइबर ठगों में से एक प्रमोद मंडल को गिरफ्तार किया है। प्रमोद यूपी समेत देश के 10 राज्यों में वांटेड था। लखनऊ साइबर सेल ने प्रमोद मंडल के साथ राजेश करण और मनोज को भी गिरफ्तार किया है। इस मास्टरमाइंड प्रमोद और विजय मंडल, साथ में इसके साथी राजेश करण, मनोज की भी, जितेंद्र की भी गिरफ्तारी इनके साथ की गई है, जो कल ये अपने रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई जगहों पर लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखने के लिए कहा गया है, ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित तौर पर कार्रवाई की जा सके। पूरे प्रदेश में जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है ज्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो भी एकाध दुका जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने की संभावना है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून या हरिद्वार है, तो इसमें वेरी हैवी रेन्स है या एकाध दुका जगहों में एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी भी आज संभावना है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जारी कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ता और आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इस बार इसमें आम जनता को कई और राहतें भी दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का यह कहना है कि अब राज्य के भीतर कोई भी उत्तराखंड वासी किसी भी जनपद में आवागमन कर सकता है। पहले मैदानी जनपदों से पहाड़ी जनपदों के जाने के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।